नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका रणभूमि में। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार श्रीनगर में रहेंगे। 21 जून को योग दिवस है और उससे एक दिन पहले यानी कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने से पहले बारामूला में आतंक पर प्रहार भी जारी है। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां 2018 के सुनजुआन आर्मी कैंप में आतंकवादी हमले की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड ब्रिगेडियर मारा गया। अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे मंगलवार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे पहले बात हम बारामूला एनकाउंटर की करेंगे। बारामूला जिले के हादीपोरा सोपोर से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और इस समय भी ये ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के हादीपोरा सोपोर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आज तक को बताया कि हादीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। फिलहाल इन दोनों आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। इस वक्त हम मौजूद है इनकाउंटर साइड पे और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहां पे अभी कुछ देर पहले दोनों तरफ से जो फायरिंग शुरू हुआ है। आपको मैं बताता चलूं कि आज सुबह 8 बजे आर्मी ने इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और ये नेशनल हाईवे बारामूला कोपारा है और वहां पे एक मकान के अंदर मिलिटेंट छुपे हैं। उसके बाद फौज ने इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। अभी जब फौज इस मकान की तरफ सर्च करने के लिए पहुंचे तो वहां पे मिलिटेंटों ने उन पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में अभी जो इनकाउंटर वो जारी है और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। शेख दाऊद, आज तक न्यूज, बारामूला। आइए हम आपको सीधे मीर फरीद हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। फरीद, क्या जानकारी मिली थी आतंकवादियों को लेकर और इनकी पहचान को लेकर, क्या कुछ पता चल पाया? और साथ ही साथ ये दोनों यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं या फिर विदेशी पाकिस्तानी? जी सईद, बिल्कुल यही सवाल मैंने आईजी कश्मीर वीके बिरदी से पूछा और उन्होंने कहा कि अभी आइडेंटिटीज नहीं हुई हैं, प्रोसेस में है, क्योंकि अभी उनको जो है बॉडीज मिली हैं। तो अभी आइडेंटिटीज जो कंफर्म करना है, उनकी शनाख्त कंफर्म करने की जो है प्रोसेस चल रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार जो है ऐसे ऑपरेशन बढ़ रहे हैं और खासकर जम्मू में जो लगातार जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके बाद से होम मिनिस्ट्री ने रिव्यू लिया और अचानक हम देख रहे हैं कि काफी तेजी आई है जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं। जगह जगह कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ऐसा ही एक ऑपरेशन बारामूला का हादीपुरा ये गांव है, वहां पे आज सुबह सवेरे शुरू हुआ था। सेना पुलिस के पास खबर थी कि एक हाइड आउट है लश्कर का, तलाशी अभियान हुआ और अभी से ठीक 1 घंटा पहले मुठभेड़ हुई और अब कंफर्मेशन है कि 2 जो है मिलिटेंट मारे गए हैं। सेना का एक जवान और पुलिस का एक जवान घायल भी हुआ है और अभी ऑपरेशन चल रहा है। जी बहुत धन्यवाद फरीद। मीर फरीद हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले कश्मीर में आतंकवादियों पर बड़ा प्रहार हुआ। आपको प्रधानमंत्री के श्रीनगर दौरे के बारे में हम विस्तार से जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर बता दें। वर्ष 2018 में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने जम्मू के सुनजुआन आर्मी कैंप पर हमला किया था। हमले में सेना के हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। इस हमले की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आईएसआई का ब्रिगेडियर पाकिस्तान में मारा गया है। इसी खबर पर पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रियासी और कठुआ में ताजा जख्म देने वाले पाकिस्तान ने 10 फरवरी 2018 को जम्मू स्थित सेना के सुनजुआन कैंप पर आतंकी हमला करवाया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकी सेना कैंप के फैमिली एरिया में दाखिल हो गए और उनका सफाया करने में 2 दिन लग गए। वहीं 6 सैनिकों की शहादत भी हुई थी। इस हमले की साजिश रचने का आरोप पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा पर था। मंगलवार को आमिर हमजा अपने परिवार के साथ पंजाब सूबे के झेलम जिले में अपनी कार से जा रहा था। तभी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात बंदूकधारियों ने लिल्लाह इंटरचेंज के पास उसकी कार को घेरा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मौके पर ही मारा गया, वहीं उसकी पत्नी और बेटी घायल हो गई। ये यकीन करने के बाद कि हमजा मारा गया है,
बंदूकधारी वहां से चले गए। पंजाब सूबे की पुलिस ने इसे टारगेटेड किलिंग कहा। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आमिर हमजा के भाई मोहम्मद अयूब के हवाले से लिखा है कि बंदूकधारियों ने कोई लूटपाट नहीं की। आमिर हमजा की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वहीं खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आमिर हमजा सुनजुआन कैंप पर हमले का साजिश करता था और ISI में रहते हुए उसने भारत पर कई हमले करवाए। जहां तक सुनजुआन कैंप पर हमले की बात है तो आमिर हमजा दूसरा शख्स है जो मारा गया है। पिछले साल हमले से जुड़ा लश्कर तैयबा का कमांडर ख्वाजा शाहिद भी मारा गया था। देखिए पाकिस्तानी पत्रकार और यूट्यूबर आरजू काजमी ने क्या कहा था। हम आपको जी एक न्यूज और बता दें। सुनजुआन, मेरे ख्याल है इसी तरह का कुछ नाम है जगह का। सुनजुआन में जो अटैक हुआ था वह उसके मास्टरमाइंड को जो है वो बताया ये जा रहा है कि कश्मीर में कोई अननोन लोगों ने मार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आजकल ये अननोन गनमैन और अननोन किलर्स जो है वो पाकिस्तान में काफी एक्टिव हैं और वो चुन चुन के उन लोगों को मार रहे हैं जो तरह तरह से जो डिफरेंट अटैक्स खासतौर पे भारत में किए गए थे उनके मुल्जिम बताए जा रहे हैं या उनके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। वैसे इतने तो अटैक नहीं हुए जितने मास्टरमाइंड अभी तक हम लोगों ने टपका दिए। अज्ञात बंदूकधारियों की शिकार की बात करें तो कुछ दिन पहले ही रियासी हमले के बाद उसकी साजिश रचने वाले आतंकी के पाकिस्तान में मार गिराए जाने की खबर एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर ने दी थी। कुछ दिन पहले जम्मू के तहसील रायसी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 9 के करीब लोगों की जानें गई। और अब खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वो गिरोह, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो अटैक की जिम्मेदारी कबूल की थी, उसका सरबराह पाकिस्तान के किसी इलाके में मारा गया है अननोन पर्सन्स की तरफ से। इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मारा गया था और इसकी बात खुद पाकिस्तान की पुलिस ने मानी थी। उसने कहा था कि दहशतगर्दों को अज्ञात बंदूकधारी चुन चुन कर मार रहे हैं। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसमें शाहिद साहब की और साथ हाशिम साहब थे, उनकी इंतकाल हो गया और तीसरे जो मजरूब हैं उनके इलाज जारी है, अब्दुल अहद साहब की। दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भारत का हाथ होने के बेबुनियाद आरोप लगाता रहा है। Involvement of Indian agents in terror attacks inside Pakistan and extraterritorial and extrajudicial killings of Pakistani nationals. जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान का इलाज अज्ञात बंदूकधारियों से ही हो सकता है। इसका खौफ हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना को भी। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत पर जानलेवा हमला करने वाले आमिर सरफराज को भी इन्हीं अज्ञात बंदूकधारियों ने निपटाया था। इन बंदूकधारियों का ही खौफ है कि हाफिज अब खुलेआम बहुत कम नजर आता है। आतंक की पॉलिसी अपनाने वाले पाकिस्तान में ये डर अच्छा है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिनों के श्रीनगर के दौरे पर क्या क्या करेंगे। 21 जून को योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में रहेंगे। डल झील के किनारे योग अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच जाएंगे और सीधे SKICC जाकर नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। यहीं पर कश्मीरी हस्तशिल्प, कृषि, बागवानी उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और शुक्रवार 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डल झील के किनारे SKICC में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हिस्सा लेंगे। स्कूली छात्रों, बच्चों समेत सभी क्षेत्रों के 7,000 से अधिक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर योग अभ्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर श्रीनगर में बहुस्तरीय सुरक्षा योजना बनाई गई है, वो भी आपको बता दें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर को अस्थायी रेड जोन घोषित कर दिया है और शहर में ड्रोन उड़ाने, स्क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर जबरदस्त सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग दिवस पर मौजूद रहने वाले अधिकारियों, ड्यूटी पर मौजूद लोगों और उसमें शामिल होने वाले खिलाड़ियों के बैकग्राउंड की जांच की जा चुकी है। सभी के बारे में सारी जानकारी सुरक्षा बलों ने जुटा ली है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के जबरदस्त पुख्ता इंतजाम कर लिए गए।
और ये जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7,000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। हमारे प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने सभी जिलों में भी जिला केंद्रों पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योग करने वाले योग प्रेमियों को आमंत्रित किया है। और अब खबर उस मुद्दे की, उस तिब्बत मुद्दे की जिसे बीते कुछ दशकों में दुनिया के कई देशों ने जैसे भुला ही दिया था, लेकिन एक बार फिर से तिब्बत का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। इस समय अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत में है और उसने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है। और इतना ही नहीं, इस दल ने यह साफ कर दिया है कि तिब्बत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर वो तिब्बत के लोगों के साथ स्पष्ट है। इस बयान और इस दौरे से जो तिलमिला गया है वो है हमारा दुश्मन चीन। I have spent time with the Dalai Lama. I believe him to be an honest man, and I believe if he had a conversation with President Zhang, they would like each other very much. ये वो दौर था जब अमेरिका खुलेआम चीन के राष्ट्रपति को कह सकता था कि वो दलाई लामा से बात करे। वहीं चीन के राष्ट्रपति भी अमेरिका की इस सलाह को खामोशी से मुस्कुराते हुए सुन लेते थे। मगर अब हालात बदल गए। 2010 में जब से शी जिनपिंग ने चीन की सत्ता संभाली है, तब से ना तो चीन ने तिब्बत से बात करने की परवाह की है और ना ही अमेरिका को तिब्बत की याद आई थी। The Tibetans in exile is very, very important to us. लेकिन अचानक अमेरिका को तिब्बत की ऐसी याद आई कि उसके दोनों दलों के सांसद यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दलाई लामा से मिलने भारत के हिमाचल प्रदेश धर्मशाला पहुंच गए। मंगलवार को ये सभी निर्वासित तिब्बती संसद की बैठक में शामिल हुए और आज सबसे बड़ा पल तब आया जब उन्होंने दलाई लामा मंदिर पहुंचकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने तिब्बती आजादी की आवाज बुलंद की। It's different now with the passage of this bill, because this bill is a message to the Chinese government that we have clarity in our thinking and our understanding of this issue of the freedom of Tibet. अब सवाल यह है कि बीते कुछ दशकों से तिब्बत को भूले बैठा अमेरिका अचानक चीन के पेच कसने वाले मुद्दे को उठाने भारत कैसे गया? तो इसका जवाब यह है कि चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने तिब्बत को लेकर दोनों सदनों में एक बिल पास किया है। इस बिल में चीन और दलाई लामा के बीच बातचीत पर जोर दिया गया है। तिब्बत को लेकर चीन की ओर से गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। इससे निपटने के लिए पैसे मुहैया कराने का प्रावधान भी है। बिल पास होने के बाद तिब्बती मुद्दे से एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिकी दल भारत आया है। दरअसल हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित सांसद हैं और दलाई लामा भी यहीं रहते हैं। तिब्बत पर अमेरिकी हलचल के पीछे एक और वजह है। दलाई लामा अब 88 साल के हो चुके हैं। माना जाता है कि उनका उत्तराधिकारी अवतार लेगा, लेकिन दलाई लामा इस पर बात नहीं करते। इस बीच चीन अपना ही दलाई लामा नियुक्त करना चाहता है। ऐसे में तिब्बती आंदोलन के सामने अस्तित्व की चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे समय में तिब्बतियों के साथ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत भी खड़ा है। भारत ने तिब्बत के 30 स्थानों के नाम बदलने का फैसला किया था। यह अरुणाचल में जगहों के नाम बदलने की चीन की हरकत का जवाब था। वहीं अमेरिकी दल को इस समय भारत आने देना भारत अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी को दिखाता है, जो चीन की दादागिरी को जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बात करें तो क्लिंटन, बुश, ओबामा दलाई लामा से मिल चुके हैं। ट्रंप को लेकर दलाई लामा का रुख कड़ा था और इस वजह से ट्रंप ने दलाई लामा से मुलाकात नहीं की। जो बाइडेन भी दलाई लामा से मिले नहीं हैं। हालांकि वो सर्जरी के लिए अमेरिका जाने वाले हैं और वहीं उनकी मुलाकात बाइडेन से हो सकती है। आज तक ब्यूरो। अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया में हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ताएडोंग नदी के किनारे किम इल सुंग चौक पर घुड़सवार सैनिकों समेत एक सम्मान गार्ड
और नागरिकों की एक बड़ी भीड़ पुतिन के स्वागत में इकट्ठा हुई। बड़ी खबर यह है, लेकिन बड़ी खबर एक समझौते को लेकर है जो पुतिन और किम जोंग उन के बीच हुआ है। इसमें कहा गया है कि दोनों में से किसी भी देश पर हमला होने पर उस हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश अमेरिका और कोरिया एक दूसरे की मदद करेंगे। समझौता उस समय हुआ जब दोनों देशों की तनातनी पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती जा रही है। मतलब ये दोनों बड़े शक्तिशाली राष्ट्र पश्चिमी देशों के विरुद्ध खड़े हुए हैं। उत्तर कोरिया के दौरे पर यह बड़ा समझौता। दो ताकतवर नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। रात के 2:45 का वक्त हो रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान प्योंगयांग की धरती पर उतरा तो 24 साल बाद इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। 24 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर उत्तर कोरिया पहुंचे थे। उनका विमान प्योंगयांग पहुंचा तो स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया गया। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उनके पीछे हाथ बांध खुद पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। चप्पे चप्पे पर रूसी और उत्तर कोरियाई एजेंट और सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इधर किम जोंग उस विमान की ओर बढ़ा और उधर पुतिन विमान के बाहर आए। तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे तो किम जोंग ने पूरी गर्मजोशी से हाथ बढ़ाकर स्वागत किया। ट्रांसलेटर दोनों की बात एक दूसरे को समझाते और फिर कभी पुतिन तो कभी किम जोंग खुश हो जाते। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों के बीच फिर से बातचीत हुई। इसके बाद दोनों कारों की ओर बढ़े। 2 कारें खड़ी थीं, लेकिन पुतिन और किम जोंग एक ही लिमोजिन कार में बैठे। एयरपोर्ट से दोनों का काफिला पूरी सुरक्षा के साथ शहर की ओर रवाना हो गया। एस्कॉर्ट में चल रही मोटरसाइकिलों और कारों की लाल और नीली रोशनी की चमक के बीच काफिला बढ़ता जा रहा था। पुतिन के स्वागत में प्योंगयांग की सड़कों पर रूसी झंडे और पुतिन के पोस्टर्स लगाए गए थे। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे को कैमरे में कैद किया जा रहा था। कुछ ही देर में किम जोंग और राष्ट्रपति पुतिन को लेकर पहुंची लिमोजिन उस होटल तक पहुंची जहां पुतिन के रहने का इंतजाम किया गया था। पुतिन ने रात को यहीं आराम किया क्योंकि अगले दिन दोनों नेताओं के बीच अहम समझौते होने थे। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि पुतिन और किम जोंग की ये मुलाकात चिंता को बढ़ाने वाली है। The deepening cooperation between Russia and the DPRK is something that should be of concern, especially to anyone that's interested in maintaining peace and stability on the Korean Peninsula, but also supporting the people of Ukraine as they continue to fight against Russian aggression. And so, of course, you're well aware of DPRK providing ammunition and weapons to Russia that's been able to help them perpetuate their illegal and unprovoked war against the Ukrainian people. So it's something that we're going to continue to keep an eye on. गर्मी, जी हां, गर्मी ने इस बार वाकई लोगों के पसीने छुड़ा दिए। देश और विदेश दोनों का एक सा हाल है। हमारे देश भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है तो अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक गर्मी से झुलस रहे हैं। सर्द मौसम के लिए जाना जाने वाला अमेरिका भी भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। मौसम की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां 7.5 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य अलर्ट जारी करना पड़ा है। ये गर्मी पड़ रही है। लेकिन दुनिया की बात करें उससे पहले हम बात उत्तर भारत और हमारे देश की करते हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी लोगों की जान ले रही है। बड़ी खबर यह है कि नोएडा में पिछले 24 घंटों में 14 शव मिले हैं और ये अब 19 हो गए हैं। पहले 14 थे, अब 19 शव मिले हैं। आशंका है कि अलग अलग जगह से इन 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। 24 घंटों में गर्मी से 5 की मौत दिल्ली में हुई है। लू और हीट स्ट्रोक के कारण मौत बढ़ रही हैं। वहीं 12 आरएमएल अस्पताल का कहना है कि उसके यहां पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक से हुई। इसके अलावा गर्मी की वजह से 46 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। नोएडा में गर्मी से 19 लोगों की मौत की आशंका है
क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि क्या बाकी इन लोगों की मौत जो गर्मी से हुई है। 12 लोग वेंटिलेटर में हैं दिल्ली में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल आरएमएल में। तो ये बेहद गंभीर बात है कि सैकड़ों लोगों की मौत भयंकर गर्मी और लू से हो रही है। कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते, उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है वो घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। नोएडा में 24 घंटों में 19 लोगों की मौत। तो नोएडा से बिल्कुल लगे हुए सटे हुए गाजियाबाद में हीट वेव के बीच पिछले कुछ दिनों में जिला अस्पताल में 3 दर्जन से अधिक मौत के मामले सामने आए हैं। 42 लोगों की अकेले गाजियाबाद में मौत हुई है। जिला अस्पताल में पिछले 3 दिनों में 42 से अधिक मरीज या तो मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए या अस्पताल आने के बाद उनकी मौत हो गई। अधिकतर लोगों में बुखार के साथ उल्टी, दस्त जैसी शिकायत थी। इन्हें बुखार हो रहा था, उल्टी हो रही थी, दस्त हो रहे थे और इन सभी लोगों की 3 दिन में 42 लोगों की मौत हो गई है। आशंका है कि मरने वालों की मौत का कारण लू लगना हो सकता है। भयंकर गर्मी में लू लगी और इस भीषण गर्मी में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जो कि दिल्ली और नोएडा से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, वहां पर 3 दिनों में 42 लोगों की मौत हो गई है। ये बेहद गंभीर स्थिति है कि गाजियाबाद में पिछले सिर्फ 3 दिनों में 42 और नोएडा में 24 घंटों में 19 लोगों की मौत डराती है। भीषण गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी। मई और जून में प्रचंड गर्मी वैसे भी पड़ती है, यह आप और हम सब जानते हैं, हम सभी को मालूम है। लेकिन इस बार की गर्मी, जवान हो, बूढ़े, बच्चे, हर कोई ये कह रहा है कि हमने इतनी गर्मी कभी नहीं देखी, इतनी गर्मी हमने कभी नहीं सही और इतनी गर्मी कभी पड़ी भी नहीं। उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में गर्मी पड़ रही है। गर्मी के सबसे लंबे दौर से उत्तर भारत इन दिनों गुजर रहा है। दिन का कोई भी पहर हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर पर गर्मी ही गर्मी है। भीषण गर्मी, लू चल रही है और गर्मी से राहत बिल्कुल नहीं। दोपहर में जब शरीर गर्मी से उबल रहा होता है तो रात में बेचैनी होती है, यानी कि रात भी बेचैनी में ही कटती है। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज जो रिकॉर्ड और जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार कल 12 वर्ष की सबसे गर्म रात थी। पिछली रात जो गुजरी है, यानी न्यूनतम तापमान भी अधिकतम की तरह ही लग रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी को लेकर अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, गाजियाबाद और नोएडा के बाद। दिल्ली में जहां एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के जहाज में घंटे भर तक यात्री बिना एसी के बैठने को मजबूर रहे। यात्रियों का आरोप है कि केबिन क्रू ने ऐसा एसी शुरू ही नहीं किया, एसी चलाया ही नहीं। सैकड़ों लोग गर्मी से झुलस गए। फ्लाइट जेट की ये फ्लाइट दिल्ली से बिहार के दरभंगा जा रही थी। यहां लोगों का हाल बुरा हो गया, उनके पसीने टपकने लगे। वो पंखे चलते रहे, कागज से, अखबार से, अपने रुमाल से गर्मी को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में हवाई यात्रियों की हालत बुरी हो गई। स्पाइस जेट में घंटों बंद रहा एसी और इस दौरान यात्री परेशान रहे और कई यात्रियों की तबीयत खराब होने की खबर भी इस समय आ रही है। भीषण गर्मी में केबिन क्रू की लापरवाही जानलेवा सिद्ध हो सकती थी। ये बेहद गंभीर बात है कि केबिन क्रू ने एसी ही ऑन नहीं किया। मैं आज 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे। तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। गर्मी से आपको बचना है, अपना परिवार का ध्यान रखना है। उत्तर भारत किस तरह से तप रहा है इसका अंदाजा आपको राज्यों का तापमान देगा। हम आपको बताते हैं, पंजाब के सभी बड़े शहरों का तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच इस समय चल रहा है। समराला 45.8 डिग्री, देखिए यहां पर। इसके बाद पठानकोट की अगर बात करें तो 45.4 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर 45.4 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना
लुधियाना में है 42.9 डिग्री सेल्सियस, पटियाला 43.8 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर 43 डिग्री, फिरोजपुर 44.8 डिग्री सेल्सियस। ये अकेले पंजाब का हाल है। पंजाब से सटे हुए अगर हम हरियाणा में आपको लिए चलें तो हरियाणा में गर्मी का क्या हाल है वो भी बताते हैं। सिरसा में 46 डिग्री तापमान, फरीदाबाद में 45.2 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 44.1, इसके बाद आएगा फरीदाबाद के बाद हम आपको गुरुग्राम दिखा रहे हैं 44.1 डिग्री सेल्सियस। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो 43.5 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के हिसार में तापमान है 44.4 डिग्री सेल्सियस। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 के पार हर जगह है। अब मैदानों को तो आप छोड़ दीजिए, तो मैदान थे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, मैदानों को आप छोड़ दीजिए, पहाड़ों पर भी कोई राहत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 43.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिलासपुर में 42 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद हमीरपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। ये पहाड़ का हाल है, हिमाचल प्रदेश का हाल है। और आप सोचिए दिल्ली का अधिकतम तापमान है 44 डिग्री सेल्सियस, जबरदस्त गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है और न्यूनतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस। इससे आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में कितनी भीषण गर्मी चल रही है, पड़ रही है, लू चल रही है और लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। अब अगर हम राजस्थान आपको लिए चलें और जयपुर की बात करें तो वहां भी भीषण गर्मी पड़ रही है। सड़क पर चलना राजस्थान में लोगों के लिए असंभव हो गया है। जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार की गर्मी पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्रचंड गर्मी ने हाल ये कर रखा है कि लोग कह रहे हैं कि मॉनसून मॉनसून कम सून कम सून। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून देरी से आएगा और लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। आसमान से आग बरस रही है। जयपुर की सड़कों पर आलम यह है कि गर्मी से निजात पाने के लिए लोग इस तरह से यहाँ पर सड़क पर छाछ का स्टॉल लगा रहे हैं और हालांकि एकादशी के दिन इस तरह के स्टॉल लगते हैं, मगर एकादशी बीत जाने के बाद भी इस तरह से लोगों की सेवा के लिए लोग स्टॉल लगा रहे हैं और छाछ पिला रहे हैं। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कानाराम बाकर। कानाराम जी, ये आप लोगों ने छाछ पिलाने का फैसला किया गर्मी को देखते हुए? बिल्कुल, गर्मी की वजह से गरीब आदमियों को राहत मिलेगी इससे। तो 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, कोई गरीब आदमी राह चलता हुआ, उसको पानी नहीं मिलता, प्यास लग रही हो, उसकी सेवा के लिए बाबा के आशीर्वाद से हम ये प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। दिन भर पिलाएंगे आप? दिन भर पिलाएंगे सर, जहाँ तक बाबा की इच्छा होगी जहाँ तक पिलाएंगे। देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी पर लोग जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, उन्हें भी रोक रोक कर पिलाया जाए। गर्मी काफी ज्यादा है, बाहर निकलने की मजबूरी हो रही है। नहीं। क्या नाम है? ऋषिपाल। क्या काम करते हैं? ओला उबर में बाइक चलाता। बाइक पर निकलना बहुत दुभर हो रहा है गर्मी में। और क्या? गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है इस बार, पहले से ज्यादा गर्मी पड़ी है। अगर राजस्थान की बात करें तो प्री मॉनसून जो बारिश होती थी वो भी इस बार नहीं हुई है और कहा जा रहा है कई सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। मैदानी इलाके, राजस्थान, पहाड़, उत्तर भारत तप रहा है। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर राहत भरी खबर दे दी। बड़ी खबर ये आ रही है कि मौसम विभाग कह रहा है उत्तर भारत में गर्मी से फौरी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट को अब ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। दिल्ली में 30 जून तक मानसून आने की संभावना है, यानी कि अब कुछ ही दिन हैं जब 30 जून तक का आप इंतजार कीजिए और 30 जून तक अगर मानसून आ जाएगा तो उत्तर भारत में गर्मी से फौरी मतलब थोड़ी सी राहत और तुरंत राहत मिल जाएगी। रेड अलर्ट अभी तक तो जो था उसे अब ऑरेंज अलर्ट कर दिया है दिल्ली में मौसम विभाग ने। कल तक हमने पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रखा था और आज से हमने जो है एक उसका थोड़ा वार्निंग लेवल है कम कर दिया, ऑरेंज अलर्ट दिया है। और थोड़ा इसका यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके प्रभाव से हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने का अनुमान है, जिसके कारण थोड़ी टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसमें जो थोड़ी टेम्परेरी राहत है, ऐसा नहीं है कि जो मानसून का तो अभी थोड़ा इसका
जो नॉर्मल डेट है वो 30 जून तक कवर करता है, उसको तो अभी टाइम है। और जो हम जनरली फोरकास्ट देते हैं डे टू डे, नेक्स्ट 4-5 डेज 7 डेज कैसा रहेगा, वो आप देख सकते हैं। जो येलो लाइन है वहां मानसून, ब्लू लाइन है, मानसून कवर कर चुका है। तो आने वाले दिनों, अगर 5 दिन की बात करें, जो ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, GWB, झारखंड और बिहार के हिस्से कवर करेंगे, और यही आने वाला अनुमान है। भयंकर गर्मी पड़ रही है, राहत सिर्फ बिजली की है। सोचिए अगर इस भीषण गर्मी में बिजली गुल हो जाए तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर की एक सोसाइटी के लोग इस समय डबल टॉर्चर से बेहाल हैं। मामला गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की हाई राइज सोसाइटी गौड़ सिद्धार्थतम का है, जहां रहने वाले लंबे समय से बिजली कट के बाद सड़कों पर उतर आए। यहां गौर सिद्धार्थतम सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर सोसाइटी के लोगों ने आवास विकास और सोसाइटी के मेंटेनेंस स्टाफ के विरुद्ध सड़कों पर नारेबाजी की है और जाम तक लगा दिया है। इस सोसाइटी में कल शाम से लाइट कंटिन्यूअस कटी हुई है और अभी तक कोई सुनवाई भी, कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है। लोग जो क्लब हाउस में पड़े हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर के जिम में पड़े हुए हैं, पार्कों में पड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूर है। मतलब स्कूल अंडे की तरह उबल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और उल्टी दस्त से लोग पीड़ित हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है, डिहाइड्रेशन बहुत बुरी तरह बढ़ चुका है। यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के जो मेंटेनेंस है। गौर सिद्धार्थम सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतर आए। झुलसाती गर्मी के बीच लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं। गर्मी से राहत मिलेगी, थोड़ी ठंडक होगी, लेकिन पहाड़ों पर भी लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देहरादून में मौसम सुहाना हो गया, राहत भरी खबर आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठंडी हवाएं चलती हुई और घटा छाई हुई है। देहरादून में बारिश हो चुकी है। पर्यटकों के साथ साथ देहरादून के रहने वाले आम लोगों को राहत मिली है। देहरादून में मई के महीने में 2012 का रिकॉर्ड टूट गया था, जो कि 43.1 डिग्री था, लेकिन अब वहां पर बारिश हो गई है। देश के कई हिस्सों में, उत्तर भारत, मध्य भारत में गर्मी पड़ रही है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक HD, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।